बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी कल की एब्सेंस में ज़्यादा खैरियत से होंगे। नहीं, हमने आपको कल बहुत ज़्यादा मिस किया, ऑब्वियसली व्यूअर्स ने भी किया होगा, बट मैं और हरमीत जब भी हम इस तरह से आप नहीं होते और हम शो का आगाज़ करते तो हम कहते हैं कि हमें आज रऊफ साहब की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बिकॉज आपका जो नॉलेज है और आपका जो तजर्बा है, हम अपना अपना हिस्सा तो डालते हैं, बट वो जो आपकी बात है वो तो फिर आपकी बात ही है। सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही शो बनता है। अच्छा, तो अब आज मैं सुबह जब उठा तो निकला तो मैंने देखा कि हवा में सुबह के वक्त में थोड़ी सी खुनकी आ गई है लाहौर में। मौसम का, लाहौर का मौसम जो है, अगर हरमीत जब हमारे साथ होगा तो वो तो कहेगा ना ऑसम वेदर इन इस्लामाबाद, हम लाहौर में भी कह सकते हैं कि ऑसम वेदर इन लाहौर, बड़ा शानदार मौसम है। लेकिन थोड़ी सी सियासी फजा के ऊपर देखा जाए तो कुछ बादल छाए हुए हैं। वो जो एक कालदम तंजीम है जिसको पैमरा ने अब कहा है कि उसकी कवरेज मना कर दी जाए, बंद कर दी जाए, उसके आज फिर थोड़ी सी हड़ताल की, उसकी हंगामे की कुछ पेशगोई की गई है। उन्होंने बढ़ना है, उनको रोकने की पूरी कोशिश है और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है जिस कमेटी में दिफाई जो इदारे हैं उसके लोग भी मौजूद होंगे और वह तदबीर हकमत अमली उसके बारे में तैयार करेंगे कि किस तरह से उनको रोका जाए। मेरे ख्याल में वक्त यही है, मुश्किल वक्त है मुल्क के लिए। अगर देखा जाए महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुआशी सूरत हाल हमारी बहुत धुंधली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होना है। इसके बारे में हमने भी थोड़ी देर तफसील में भी बात करनी है, लेकिन मसला यही है कि ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो डिमांड्स इस तरह की लेके सामने आते हैं जिनको पूरा करना मुल्क के लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल। और वैसे भी हम कल भी अपने शो में रऊफ साहब डिस्कस कर रहे थे कि ये मामला ऐसा है, एक तो बहुत सेंसिटिव मैटर है, प्लस इसमें निगोसिएशन से ही मसाइल हल होंगे। इस तरह से तसादुम की सूरत हाल जब होगी तो वो पुलिस वालों का भी नुकसान है, वो जमात के भी कारकुनान का नुकसान है। सो इसको अल्टीमेटली जो सॉर्ट आउट होना है वो निगोसिएशन से ही होना है। सो देखना ये इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। लेकिन जहाँ पर कवरेज पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है, वहीं पर सोशल मीडिया के हवाले से भी एक खबर आई है कि अगर कोई इस हवाले से गलत खबर स्प्रेड करेगा, र्यूमर्स क्योंकि ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हुकूमत भरपूर क्रैकडाउन करेगी। और FIA और साइबर क्राइम को मुतहरिक कर दिया गया है कि फेक इंफॉर्मेशन, फेक खबरें स्प्रेड ऐसी सूरत हाल में ना हो। बट एनीवेज, हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आज सबसे पहले डेली डोज के साथ आगाज़, उसके बाद वजारत ख़जाना ने एक बार फिर से मुल्क में महंगाई का इंदिया दे दिया है। सो महंगाई की सूरत हाल पर बात करेंगे। इस कदर जो महंगाई होती चली जा रही है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रिड्यूस कर गई है, इसके रीजंस क्या हैं और आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो महीने हैं, उनमें ये महंगाई कहाँ पर जाकर थमेगी, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर स्केट बोर्डिंग फुर्तीले नौजवानों का आजकल पसंदीदा मशगला बना हुआ है और इस हवाले से पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ इदारे भी कायम किए जा रहे हैं, इस पर भी आज हम शो में डिस्कशन करेंगे। फिर बच्चों की बेजा ख्वाहिशात, अक्सर हमने देखा है, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड्स होती हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स का रिस्पांस क्या होना चाहिए? बेसिकली क्या बच्चों की हर बात मान लेनी चाहिए, किस सूरत में माननी चाहिए, किस सूरत में नहीं माननी चाहिए, और फिर अगर आप मान रहे हैं तो आपको बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सो इस हवाले से भी बात करेंगे। प्लस एक और हमारा बहुत अहम टॉपिक होगा कि फेसबुक का दोहरा मयार, पाकिस्तान में बच्चों के लिए जो फेसबुक है उसके इस्तेमाल पर तो आम इजाज़त है, बट हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में अंडर 16 ईयर्स जो एज के बच्चे हैं उनके फेसबुक के इस्तेमाल को उनके पेरेंट्स की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया। अगर पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो वो बच्चे जो हैं वो फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं यूज़ कर सकते। तो पाकिस्तान में इस तरह का जो सिस्टम है वो क्यों नहीं है, या बाकी दुनिया के ममालिक में क्यों नहीं है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और वॉल्ट सिटी पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। डेली डोज से आगाज़, और पाकिस्तानी टीम ने, क्रिकेट टीम ने भारत को शिकस्त दी और फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, और अभी तक वो जो आफ्टर शॉक्स हैं वो जारी हैं। बहुत ज़बरदस्त मीम्स भारत के हवाले से तो देख रहे थे, बट अब न्यूजीलैंड के हवाले से भी मैं देख रही हूँ। बल्कि सुबह ही मैं आज एक वो मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर की, वो सिक्योरिटी के हवाले से इतनी वीडियोस वायरल हैं और इतने ज़्यादा मीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। बट आज पाकिस्तान का एक और बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है, लेकिन उससे पहले ज़रा हरमीत का रुख कर लेते हैं। हरमीत को देख ले किस हाल में है। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक। रऊफ साहब आपको बहुत मिस किया। उम्मीद है आप ठीक, दोनों
तो लग तो अच्छे रहे। हाँ, हम हमेशा ही अच्छे लगते हैं, वो अलग और बात है हमें कि आप बहुत आपकी अच्छे नजरे लग रहे हो। करम कभी कभी होती है। आप हमें बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा हरमीत, डेली डोज की बहुत तरफ, शुक्रिया, बहुत डेली डोज की तरफ चले हुए हैं हम, डेली डोज की तरफ चले हुए हैं और इस वक्त बात हो रही जी, है जी, जी, जी। हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आज के मैच की। अफगानिस्तान की टीम को वैसे तो कहा जाता है कि वो छोटी टीम है, अभी वो जो मेन जो 10 टीमें हैं उनमें क्वालिफाई नहीं करती। जो वर्ल्ड कप के मैचेस थे उसमें भी पहली जो 6 टीमें थीं उसके अंदर उसको नहीं रखा गया था, उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया क्वालिफाइंग राउंड में। उन्होंने जिस तरह से स्कॉटलैंड को इसमें कोई शिकस्त शक दी नहीं है रऊफ साहब के जो उन्होंने टफ टाइम मुख्तलिफ टीमों को दिए, और उसमें जैसे खिलाड़ी हैं जलजई से लेके दीगर जो लड़के हैं, बहुत उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और आज जो है कि टाकरा है, मुश्किल तो है, आप ये नहीं कह सकते कि हम उसको लाइट ले। अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, उनकी हालात थोड़े से मुश्किल है लेकिन अच्छी टीम है। बहरहाल खेल है, उसी तरह लेंगे और उम्मीद है हमारी टीम जिस तरह कारकर्दगी इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने दी है तो ये भी पॉजिटिव ही होगी। और हम भी यही बात कर रहे थे कि इस मैच को हरगिज लाइट लेने की जरूरत नहीं है। टीम उनकी भी अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होती चली जा रही है, सो अच्छा खेलना है। और ऑब्वियसली अगर हम जीत जाएंगे आज का मैच भी, जो कि उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी तक ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जबरदस्त रही, सो अगर आज का मैच भी हम जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल में पहुंचने की जो राह है वो काफी ज्यादा हमवार हो जाती है। बिल्कुल रसाई आसान हो जाएगी। इसमें यह है कि अफगानिस्तान की टीम में 2 बड़े खतरनाक फास्ट बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं, मुजीबर रहमान और राशिद खान। 2 बॉलर उनके ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। मुजीबर रहमान ने भी जो मैचेस है पिछले उसमें बड़ी शानदार गेंदें की हैं। इसी तरह से जैसे हरमीत ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बैटिंग लाइन भी उनकी इतनी कमज़ोर नहीं है। ज़ाज़ई उनका ऐसा प्लेयर है जो किसी भी वक्त मैच का 5 पलट सकता है, तेज़ खेलता है बहुत ज़्यादा। उसको टारगेट मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी ने किया होगा ज़रूर कि उसको टारगेट करके शुरू में आउट कर लिया जाए। उसकी कमज़ोरियां भी हैं कुछ, वो बाहर जाती गेंदों को छेड़ता है और बाहर जाती गेंदों को अगर वो छेड़ेगा तो उसके कैच आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बहरहाल हमारी जो असल बात यही है कि इस मैच को भी इतना आसान नहीं लेना चाहिए, और यहाँ पर एक बात, फिर हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। ये बात कि मतलब हम इंडिया से मैच जीते, उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच जीते, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मीम्स और मज़ेदार किस्म का जो स्टफ है, कंटेंट है, वो आप सब भी देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सो देखना ये, अल्लाह करे आज पाकिस्तान दोबारा से मैच जीते, अब देखना ये इस हवाले से क्या मीम्स आती हैं। न्यूजीलैंड के साथ तो वो सिक्योरिटी की बात बार बार की जाती है ना, अफगानिस्तान के साथ क्या अब मीम्स बनते हैं, मुझे इसका असल में इंतजार है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आजकल का ये एक टॉप ट्रेंड भी है, हॉट स्टोरी भी है कि शुएब अख्तर साहब के साथ सरकारी टीवी चैनल पर कुछ बदतमीज़ी की गई वहाँ के होस्ट की जानिब से, डॉक्टर नुमान न्याज की जानिब से। बहुत सी डेवलपमेंट्स हमने इसमें देखी, पर रिसेंटली देखा कि इसके हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी जिसने दोनों साइड्स के जो मामला थे उसको इन्वेस्टिगेट करना था। अब हुआ ये है कि सरकारी टीवी का, मैं कल भी देख रही थी कि पीटीवी स्पोर्ट्स की जानिब से ट्विटर पर एक पैगाम शेयर किया गया है जिसमें कहा गया है कि दोनों को जब तक इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल नहीं हो जाती ऑफ एयर किया जाता है, जिस पर शुएब अख्तर ने अपना रद्द-ए-अमल दिया जो कि बिल्कुल जायज था कि मैं तो ऑलरेडी मुस्ताफी हो चुका हूं और पीटीवी वाले कौन होते हैं मुझे ऑफ एयर करने वाले। सो ये बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे पीटी ने वाज़ेह नहीं किया ये बात भी उन्होंने वाज़ेह नहीं की कि ये जो नुमान साहब है ये एंकर के साथ साथ कई ओहदे रखते हैं, कोई 4, 5, 6, 7 ओहदे इसके पास हैं और स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं, दीगर कई असर रसूख रखने वाले ऐसे एंकर हैं ये वहाँ पे। तो और क्या ओहदे इनसे लिए जाएंगे? जिस तरह इन्होंने एक नेशनल टीवी पे एक नेशनल हीरो की जिस तरह बेइज्जती की, और वो भी उन लोगों के सामने जो बाहर से बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, वो क्या सोचेंगे कि कौमी हीरो के साथ इस किस्म का सलूक नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में। बहरहाल उन्होंने किया, लेकिन पीटीवी की जानिब से जिस तरह एक सुसरवी एक मामला जो चल रहा है उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे ओहदे उसके पास हैं, उनका क्या बनेगा? और बिल्कुल, और एक्शन जो लिया गया है वो तब लिया गया है जब ये खबर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्लिप्स वगैरह आए हैं, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में इस मामले को कोई देखता भी ना। सो एक तो वो चीज़ हो गई, और साथ ही साथ मैं देख रही थी कि शहबाज गिल साहब का मुझे सुबह ये पहली दफ़ा उनकी कोई ट्वीट अच्छी लगी है कि उन्होंने पीटीवी का ही ये ट्वीट
रीट्वीट किया हुआ था और इस पर उनका ये कहना था कि पीटीवी को होश के नाखून लेने चाहिए, शोएब अख्तर साहब तो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हुए हैं। तो मुझे लगा कि शुक्र है इन्होंने भी कोई अपने मामला से हटकर बात किया, वरना ये हमेशा नजर आते हैं कि पीटीआई की बात अपनी जो दीगर मतलब क्या कहेंगे जो इनके साथ लोग होते हैं उन्हीं की बात करते हैं। तो एक अच्छी चीज है, जो बात होती है वही करते रहते हैं। बिल्कुल सर, आप कुछ इस मामले में हाँ, वो गवर्नर जो हैं उन्होंने भी कहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए नुमान को, लेकिन हमें सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इस मामले में थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि जो तनकीद थी जिस वक्त ये मुख्तलिफ टीमों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर करते थे, तो डॉक्टर नुमान का और कहीं कहीं शोएब अख्तर का भी अंदाज ऐसा हो जाता था जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। ये पहले की बात है। तो अब की बात ये हुई कि वही जो निश्तर थे वो चुभोए उन्होंने डॉक्टर नुमान ने शोएब अख्तर को, और वो बहुत ज़्यादा, इसको तंज तो नहीं कहना चाहिए, ये तंज से बहुत आगे बढ़ के बदतमीज़ी की हद तक चलेगा। तो इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और मेरे ख्याल में ये फैसला फौरी तौर पे आ जाना चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड कप अरूज के ऊपर है, उसमें ऐसी कंट्रोवर्सी बनना, उस कंट्रोवर्सी को हवा देना और फिर उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें फैलना, ये अच्छा नहीं है, मुल्क के भी अच्छा नहीं है। जैसे रोमा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस बाहर के खिलाड़ी भी मौजूद थे, वो क्या तासुर लेके जाएंगे, विव रिचर्ड, डेविड गावर, शोएब अख्तर सर ये वही खिलाड़ी, अगर आप देखें हरभजन सिंह और इनके को चुप कराना, उन्हीं के मुल्क उन्हीं के चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे जाके उनको चुप करा के वो आए। और आज जब कल ये बदतमीजी का परसों ये वाकया हुआ तो हिंदुस्तानी चैनल ने जिस तरह प्रोपेगेंडा एक दो, क्योंकि जाहिर बात है उनको उनके पास एक मौका मिला शोएब अख्तर को चुप कराने के लिए, तो उनकी जानिब से जिस तरह एक मुहिम चलाई जा रही है तो अफसोसनाक है। अगर वो हमारा हीरो है, हमारा कौमी हीरो है, फिर नेशनल टेलीविजन पे बैठा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। इसी के साथ अभी हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और 85 साल शख्स ने पीएचडी की डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी है। 85 साल स्टूडेंट अगर हम कहें तो इनका ताल्लुक बलूचिस्तान के एक इलाके से है और ये पुलिस डिपार्टमेंट से बेसिकली रिटायर हुए थे और फारिग थे और इनके पास कुछ करने को नहीं था, तो उन्होंने सोचा अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। इससे पहले इन्होंने अपनी पॉलिटिकल साइंस में बेसिक जो इनकी डिग्री थी, मास्टर्स था, वो पॉलिटिकल साइंस में था। सो 85 ईयर्स की एज में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और इनको गवर्नर बलूचिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, बिकॉज ऐसे जो लोग होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरे लोगों के लिए भी कि तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं है। आप कभी भी किसी भी उम्र में अगर आपका दिल करे और आपके अंदर पैशन है तो आप अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, एज इज़ नो बैरियर। हाँ, उम्र जो है वो कोई रुकावट नहीं है, किसी भी उम्र में आप कुछ कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र में जाके रिटायरमेंट के करीब होते हैं और फिर सोचते हैं किया क्या जाए, उनके लिए मेरे ख्याल में एक मशअल राह है ये इस तरह की जो डिग्री हासिल की गई है और मेरे ख्याल में बहुत ही खुश आइंद है। मैं ये बताऊँ कि वो मुझे ये मालूम है कि वो भी चूँकि माशाल्लाह 80 साल की हो गई है, नासा जावेद इकबाल साहिबा, मारूफ हमारे मुल्क की कानूनदान है, अल्लामा इकबाल की वो बहू हैं, वो भी पीएचडी कर रही हैं। उनके घर जाओ, वो हर वक्त तैयारी में मशगूल होती है और मैं हैरान हो जाता हूँ उनको देख के। और मैं उनको कहता हूँ कि ये नासा साहिबा, हाँ, इस उम्र में किस तरह से आप इतनी मेहनत करती हैं। तो वो मतलब मैं तो हैरान हूँ, मतलब वो उनकी भी पीएचडी की डिग्री कुछ अरसे में उनको मिलना नहीं है वो, और हम ये खबर दे रहे होंगे, लेकिन हमने पहले ही ब्रेक कर दिया खबर। लेकिन वाकई ये जिस तरह से बात की है कि तालीम हासिल करने के लिए एज कोई बैरियर नहीं है, आप कभी भी जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने अंदर वो पैशन, वो शौक़, वो जज्बा रखते हैं। इसी के साथ अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और ये ज़रा हरमीत से कहते हैं कि शेयर करें। इब्रारुल हक पर हरमीत बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उनके नए गाने पर, सुना है गाना? जाहिर बात है पीटीए वाले हमेशा जो है बड़ी बड़ी भड़के मार लेते हैं, फिर उससे यू टर्न लेते हैं, फिर वो काम खुद ही कर लेते हैं। हम तो जाहिर बात है हाँ वही वर्ड टू डू पता नहीं कौन सा है, वही सीन जो उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और उसके सामने उनका एक खिताब भी सामने आया था, उसमें भी थोड़ी सी तनकीद हुई। और अब ये जो गाना आया हुआ है तो भाई जाहिर बात है मामला सोशल मीडिया पे चल पड़ा है। अच्छा, ये जो गाना मैंने सुना और देखा तो मुझे मजे का लगा, लाइक इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा था गाना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जहां से इनका ये कॉन्सेप्ट था, इन्होंने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने एक स्पीच की और उसमें ये कहना था कि पहले की माएँ ऐसी होती थी, मेरी वालदा मुझे सुबह कलमा पढ़ाती थी और सिखाती थी, अब की माएँ जो हैं वो बच्चों के हाथ में पोइम्स लगा के फ़ोन थमा देती हैं। तो मुझे ऐसे लगा वो जो इनका बेबी शार्क डू 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 वाला अंदाज था ना, वो इतना ज़्यादा लाइक फेमस हुआ। उस टाइम पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आया ख़वातीन की जानिब से, बट ये इनके माइंड में आइडिया ये वहाँ से ही आया कि
कि चलो अब इस पे गाना बना लिया जाए। अब वो जो गाना बना लिया और यू टर्न ले लिया तो उस पे ऑब्वियसली अब रद्द अमल तो आ रहा है, लेकिन गाना इटसेल्फ अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। कंट्रोवर्सी के बावजूद गाना मजे का है और कंट्रोवर्सी के बावजूद पॉपुलर हो गया। और कंट्रोवर्सी जो है वो एक उनका फायदा भी होता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले शोएब अख्तर की बात कर रहे थे, जितनी माइलेज मिल गई इस वाकये की वजह से, नुमान साहब को कौन जानता था, हर कोई जानने लगा और हर कोई वो शो देख रहा होगा बैठ के क्या चीज है, देख क्या कंट्रोवर्सी। इसी तरह से यहाँ पे जिसने नहीं भी गाना सुना होगा वो आके सुन रहा होगा ये क्या गाना है भाई और क्यों है और किस तरह का है। तो बहरहाल लेकिन है मजे का, जैसे रोमा ने कहा, गाना मजे का है। जी बिल्कुल। हाँ हरमीत। हाँ रऊफ साहब, आपको याद होगा कि माजी में अब हमारे जो पड़ोसी हैं भारतीय बॉलीवुड में हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है पैदा कर दी जाती मूवीज के हवाले से, और वो मूवीज हमने देखी कि वो हिट भी हो जाती थी। हाँ। तो ये चीजें पहले भी ये चीजें लोगों ने ट्राई की हैं और इस बार मेरे ख्याल में इब्रार साहब ने सोचा कि भैया अभी चांस है तो इससे फायदा उठा सकते हैं। हमारे दो अदाकाराएं ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी खुद पैदा करती हैं, जिनके बारे में मशहूर है। मीरा नंबर 1 एंड नंबर 2 वीना मलिक। हाँ, ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। जब ये खबरों से बाहर हो जाते हैं तो कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ते हैं, शगुफा बेसिकली छोड़ते हैं। कि फुलझड़ी छोड़ते हैं। मीरा का भी यही है। अब पता नहीं वो जो उसकी अंग्रेजी वाली इतनी पुरानी हो चुकी है, लेकिन वो खुद जानबूझ के करती है। अब ऐसा लगता है कि ताकि खबरों में रहे, अदरवाइज मतलब उनकी उम्र माशाल्लाह काफी हो गई है। अब उनको कौन लेगा, वो भी ऐसी उम्र में आ गए हैं जहाँ पे वो भी मानने को इनकारी है सर। मीरा जी इस पर नाला हो जाएंगी। रऊफ साहब ने कह दिया पता नहीं कितनी उम्र है, वो नाला हो जाएगी और हर औरत ही होती है। इसमें एक छोटा सा लतीफा मुझे याद आ गया और वो ये है कि वो नूरजहां के बारे में मशहूर है। लतीफा क्या वाकया है कि वो नूरजहां जो है वो हमेशा अपनी उम्र छुपाती थी। तो वो जब कोई उनसे उम्र पूछता था ना कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो कहा करती थी कि मैं 12-13 की थी जब मेरी शादी हो गई, 15 की होंगी जब अकबर पैदा हुआ, और तो आप खुद ही लगा लो 15 और 25 कितने होते हैं। तो वो उसके बारे में मशहूर है कि वो पप्पू ढोलकी वाला साथ बैठा हुआ था। तो नूरजहां ने जैसे ही कहा ना कि आप हिसाब लगा लो 15 और 25 कितने होते हैं, पप्पू कितने होते हैं, तो पप्पू ने कहा 85। लोग हंस पड़े। हाँ, तो लेकिन चले खैर, ये हमेशा से ही खवातीन का एक वीक पॉइंट रहता है और एक उनका क्या कहें, वीक पॉइंट ही कहेंगे कि वो अपनी उम्र जो है वो छुपाती हैं, जो कि नहीं छुपानी चाहिए। वैसे मैं भी अब छुपाने में भी लग गई हूँ। खैर अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास जनाब ये है कि बास्केटबॉल के मशहूर अमेरिकन प्लेयर माइकल जॉर्डन, इनके पुराने जूतों का एक जो पेयर है वो नीलाम हुआ है। 26 करोड़ पाकिस्तानी इसकी अमाउंट है और अब तक ये फरोख्त होने वाला, बेसिकली नीलाम होने वाला सबसे महंगा तरीन ये पेयर ऑफ शूज़ है और इसने एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी जो है वो कायम किया है। और ये जो जूता था जॉर्डन ने 1984 में इसका इस्तेमाल किया था जब वो 21 ईयर्स ओल्ड थे और नया इन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। माइकल जॉर्डन जो है ये बास्केटबॉल के लेजेंड्स में शुमार होते हैं और जिन लोगों ने इनको खेलते देखा है इनको माइकल जॉर्डन एयर बोला करते थे। माइकल जॉर्डन एयर इसलिए कि हवा में उड़ते हुए आके बास्केट में बॉल डाला करते थे और फ्लाइंग मतलब इनकी मशहूर थी। और इसी के हवाले से एक मशहूर कंपनी ने जो जूते बनाए उसमें एयर वो जो था ना इनके साथ मुआहदा तय किया था माइकल जॉर्डन एयर के साथ। तो वो जूते जो हैं वो उनके मशहूर थे और ये जूतों की वजह से ही मतलब उनको इतने पैसे मिल गए। बट उससे पहले भी उनके पास बहुत पैसे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब और पैसे मिल गए मतलब हमारे यहाँ तो हमारे पुराने जूते काम के आ गए सर। हाँ, हमारे यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं बास्केटबॉल क्या चीज़ होती है, लेकिन अमेरिका में बेसबॉल और बास्केटबॉल ये जो उनके कौमी खेल हैं इसमें लोग अरबों रुपए कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो उनके कौमी खेल ये हैं। बेसबॉल भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं पता लोगों को, लेकिन वहाँ पे तो तौबा लोग पागल हुए होते हैं जिस वक्त उसके मैचेस होते हैं। और इस तरह से बास्केटबॉल का भी ये है कि वो जिस वक्त उसके फाइनल वगैरह आ रहे होते हैं टूर्नामेंट्स के, लोग दीवानों की तरह पहुंचे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे ख्याल में यहाँ पर ज़रा डेली डोज का इख्तिताम करते हैं व्यूअर्स। इसी के साथ ही उसका जो सेगमेंट है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद और बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। वजारत ख़जाना ने आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफे से खबरदार किया है।
मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। अगर हम 2018 से देखें टिल नाउ 2021 तक बहुत ज़्यादा महंगाई हुई और इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। IMF का प्रेशर हो गया, IMF की शराइत हो गई, तेल की कीमतें जब इंटरनेशनली बढ़ती हैं या डॉलर की ऊंची उड़ान, सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो महंगाई बढ़ने का सबब इस वक्त बन रहे हैं। और वजारत ख़जाना ने कल इस हवाले से ख़ुद भी इंदिया दे दिया है। सो इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, अब तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद भी कह दिया है कि महंगाई मजीद बढ़ सकती है। सो आपको क्या लगता है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में जो इस कदर महंगाई बढ़ रही है और रोजाना डेली बेसिस पे बढ़ रही है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती चली जा रही है, रीजंस आपको क्या नजर आ रहे हैं? रीजंस क्या है इतनी महंगाई के पीछे? पहले मैं आपको यह कर दूं कि जो अफराद की यह महंगाई की शरह होती है उसको हम कहते हैं अवाम पर जालिमाना टैक्स। और पाकिस्तान में जब महंगाई बढ़ती है तो खासतौर से ये खाने पीने की अशिया में पेट्रोलियम की मसनूआत, यानी जिससे आम आदमी ज्यादा मुतासर होता है। लेकिन जो है सात कौम आ रही है, मेरे ख्याल से इस तरीके से पूरा 7 रुपए की महंगाई है वो हैरान। डॉक्टर साहब, हम आपको सही नहीं पा रहे, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हम महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी देखें पेट्रोल किस कदर उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये डॉलर के मुकाबले में पेट्रोल का रेट आएगा, जो कि अल्लाह करे ना आए। लेकिन अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कहना, तो इसका मतलब है कि महंगाई का एक नया तूफान है जो आने को तैयार है। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, और उसकी वजह से जितनी इम्पोर्ट हमारे हो के चीज़ें आ रही हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं। मतलब खुर्दनी तेल है, सबसे पहले हम उसी की मिसाल ले लें। जो ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो ज़ाहिर है उससे मुंसलिक है, तो वो जब वो होगा तो वो उसकी कीमत बढ़ेगी। इसी तरह से आप बहुत सी चीज़ें और देख लो, जो आपके साबुन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आपके शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर्स हैं, ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। जो लोग ख़रीदते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरीके से लोकल मैन्युफैक्चरिंग का अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है रुझान इस तरह की चीज़ों में। तो ये जो है, फिर पेट्रोल की प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में भी बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन में ये हुआ कि डॉलर मुसलसल महंगा हो रहा है। ये हमने ये भी देखा। परसों की कीमत मुझे मालूम है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। दोबारा आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। आप फरमा रहे थे कि जिस वक्त होता है इस तरह का कोई वाक़या तो इसको अवाम के ऊपर बम कहा जाता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, तो इसके बारे में फरमाइए, ये जो बम है अवाम के ऊपर, ये कितना बिल्कुल ये अवाम के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है। और कुछ आप महंगाई के जो रीज़न्स हैं, इन्फ्लेशन के पीछे जो रीज़न्स हैं वो भी बता रहे, सो गुफ्तगू को जारी कीजिएगा सर। जी, मैं आपसे यह कर रहा था कि इस हुकूमत के दौर में 3 वर्षों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 41% गिरी है। ये बहुत पुरस्कार बात है कि क्यों गिराई गई है, इसका कोई जवाब नहीं था। अगर आप देखें बांग्लादेश में इन 3 वर्षों में जो डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा है वो है 3 से 4%, और भारत में जहां मोदी की नहुसत भी है वहां से 9 से 10% गिरा है। तो मेरा सवाल यह कि हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने जानबूझकर रुपए की कदर को क्यों गिरने दिया और उसको ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो असल जो महंगाई है वो आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है जितना जानबूझ के रुपए की कदर गिराने का है, 41%। नंबर 1। दूसरी बड़ी बात यह थी कि हमारी हुकूमत की और स्टेट बैंक की और FBR की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसका बुनियादी नुक्ता यह है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, मालदार तबके हैं, जिनको आप माफिया कह लें, अशराफिया कह लें, उनके मुफाद में और उनके दबाव पर पॉलिसियां बनाई जाए, और जो जिसका बोझ है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पाकिस्तान के अवाम पर डाल दिया जाए। और इसके लिए अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो वो कानून भी तोड़ा गया, और अगर नया कानून बनाना पड़ता है तो वो भी बनाया गया। ये बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है। हमने स्टेट बैंक ने कोविड की 19 की आड़ में मार्च से जून 2020 तक जो डिस्काउंट रेट था उसको 13.25 से 7% कर दिया, और बड़ा फखरिया कहा कि दुनिया में सबसे
सबसे ज्यादा कमी हमने की है। तो हमने उस वक्त भी सवाल किया था कि क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जो आपने इतनी जबरदस्त कमी की। उसका नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ तो आपने जो कौमी बचत स्कीम में मुनाफा था उसको कम कर दिया, और दूसरी तरफ बैंकों के जो डिपॉजिटर्स हैं करोड़ों, उनसे कोई एक साल में 600 अरब रुपया कानून तोड़ के कम दिया उनको, और इसका फायदा पहुंचाया कर्जे लेने वालों को। तो ये जो कर्जे लेने वाले बैंकों के हैं, उन्होंने क्या गाड़ियां लेनी शुरू कर दी, उन्होंने इंपोर्टेड चीजें लेनी शुरू कर दी, उससे आपका तिजारती खसारा बढ़ने लगा। तो जब तिजारती खसारा बढ़ रहा था तो स्टेट बैंक भी खामोश रही, हुकूमत भी खामोश रही। अब अक्टूबर में उन्होंने इक़दाम उठाए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। मगर ये जो अक्टूबर में उठाए हैं, ये तो उनको उठाने चाहिए थे दिसंबर 2020 में, ताकि वो कंट्रोल होता। रुपए की कदर मई से अब तक वो है कोई 20-22 रुपए गिर गई। तो उस वक्त स्टेट बैंक खामोश क्यों रहा, हुकूमत क्यों खामोश रही कि उन्होंने रुपए की कदर को गिरने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और जो हमारा जुलाई से सितंबर अगर आप देखें, हमारा तिजारती खसारा दुगना हो गया। और इस साल खुदा न खास्ता तिजारती खसारा जो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क, वो उस लेवल पे पहुंच रहा है जहां 2018 में था, जिसको हमने दिवालिया करार दिया था। मगर उसको कम से कम मईशत की शरह-ए-नमू जो तेज थी। तो हम पेट्रोलियम मसनूआत की जो बातें हैं, वो तो ये है कि हुकूमत ने बहुत कम नर्ख बढ़ाए हैं, क्योंकि रुपए की कदर बढ़ने से कितना फर्क पड़ा मैं आपको बता दूं। अगर $100 की इंपोर्ट उस वक्त करते जब इमरान खान साहब आए थे, तो $100 के बनते थे 12,400, अब बन रहे हैं 17,300। तो $100 का 50,000 का फर्क हो गया। फिर उस पर कस्टम ड्यूटी इस पर लग रही है, हुकूमत के टैक्सेस इस पर बढ़ रहे हैं, आवाम कुछ ले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि वो जो 610 अरब रुपया रखा था पेट्रोलियम लेवी का, उसको कम कर दिया। उससे हमारा बजट खसारा बढ़ रहा है। तो जो आने वाला वक्त है, उसमें खुदा न खास्ता ये यकीनी है कि महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा। क्योंकि हुकूमत जो है अपनी पॉलिसियां जो अशराफिया को नवाजने की हैं, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ज्यादा बैरूनी कर्जों पर इंहिसार है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने ज्यादा बैरूनी कर्जे नहीं लिए गए जितना इन 3 वर्षों में लिए हैं। इन्हीं 3 वर्षों में जो ताकतवर तबके थे, उनको चोरी के पैसे को वाइट करने के लिए जितनी कम शरह टैक्स पे किया गया है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। मिसाल नहीं। हरमीत आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी हरमीत। जी जनाब। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप हम देख रहे हैं कि लड़खड़ाती मईशत है, महंगाई बढ़ रही है, आवाम जो है ज़्यादा वो नुकसान आवाम का ही हो रहा है। अब सऊदी अरब ने एक नया पैकेज जो है, मालियाती पैकेज $4.2 अरब का जो उन्होंने ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ बेहतरी हो सकती है इससे? सर देखिए, बात यह है, पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब से पैकेज लिया क्यों है। IMF ने हमें ये कहा था कि जनाब, आपकी मईशत जिस ज्यादा तबाह हो गई है, तो हम अगर आपको पहली किस्त देते हैं जो $500 मिलियन की होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम पहले आपसे ये कहते हैं कि आप पैसों का इंतजाम कुछ और करें, जब वो पैसों का इंतजाम हो जाएगा तब हम आपका कर्जा मंजूर करेंगे। तो हमने ये उनसे $4.2 अरब का एक पैकेज ले लिया, जो 3.2% शरह सूद पर है। तो उससे फायदा ये होगा कि कुछ अरसे के लिए जो रुपए की कदर गिर रही थी वो रुक जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। लेकिन हमारा जो तिजारती खसारा है वो $3 अरब महीना से ज्यादा है। तो 1-2 महीने तो इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन आपको जिस तेजी से तिजारती खसारा और इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, और हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, ये है सबसे बड़ा मसला हमारा, कि ये रेमिटेंसेज आ रही हैं कोई $32 अरब सालाना। हम इसको कह रहे हैं ये कारकुनों की तरसीलात है, और गॉड से ये कारकुनों की तरसीलात नहीं है, क्योंकि कारकुन तो बेचारे छोटी छोटी रकम देते हैं। ये बड़ी रकूम आ रही हैं। हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है कि यहाँ से हुंडी से जो पैसा बाहर जाता है, वो जब वापस आता है तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता उससे, ये ना FIA पूछ सकता है, ना ISI, सिवाय स्टेट बैंक के जो नहीं पूछता। और ये पैसा दोबारा बाहर चला जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि $82 बिलियन की हमारी तरसीलात आई हैं इन 3 वर्षों में, $27 अरब के हमारे कर्जे बढ़े हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि IMF ने $4.2 अरब हमें दिया है एक्स्ट्रा लोन से हटके, तो इतनी बड़ी जो रकम है वो कहाँ चली गई? क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं लगा। तो ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है बहुत तेजी से इस तरह से भी हो रहा है कि लोग चोरी के पैसे से या डॉलर खरीदते हैं मार्केट से, और उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करते हैं, और वो पैसा बाहर चला जाता है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, पैसा आता है वो बाहर जाता है, उसकी सबूत मिला है सुप्रीम कोर्ट में। तो हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि 1 साल में रेमिटेंसेज आई $20 अरब, और $15 अरब बाहर गए। लोगों ने डॉलर खरीदे मार्केट से, अपने अकाउंट में जमा किए, और वो पैसा भेज दिया।
हम हुकूमत को ये कहते हैं कि आप एक कानून बनाइए, मेहरबानी करें कि जो मार्केट से आप डॉलर खरीदते हैं, अगर तालीम के लिए चाहिए है, अगर इलाज मुआवजे के लिए चाहिए, जरूर ले जाएं। इसके अलावा किसी मकसद के लिए हम पैसे को बाहर जाने नहीं देंगे। तो आप 111(4) के तहत जो रेमिटेंस आ रही है, उससे हमारा नुकसान हो रहा है टैक्सों का, कई सौ अरब का, और उसका बड़ा हिस्सा अल्टीमेटली वापस चला जाता है। यानी 82 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस, 27 अरब डॉलर का कर्जा G20 ने हमारे कर्जे पोस्टपोन किए हैं, 4.2 अरब डॉलर जो है वो IMF ने दिए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो पैसा गया कहाँ? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो ये अशराफिया की जो मईशत है, ताकतवर तबकों को नवाजने की जो मईशत है, आवाम को आप एजुकेट करेंगे, आवाम को बताएंगे, और वो हुकूमत पे प्रेशर डालेगा कि आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा क्यों लिया है। अगर मैं एक और फिगर आपको दे दूं कि 3 वर्षों में हमारे मजमूई कर्जे बढ़े हैं 18,000 अरब रुपया। अब ये जो 18,000 बढ़े हैं, तो पाकिस्तान में आज़ादी के 66 साल बाद 30 जून 2013 को जो मजमूई कर्जे थे वो 16,000 थे। तो जितने 66 साल में हमने चढ़ाए थे, उससे ज्यादा तो आपने बढ़ा लिए 3 वर्षों में। तो जब तक इसको चेक नहीं किया जाएगा, अवामी दबाव नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिशन तो अपने आप को अवामी दबाव सर बहुत जरूरी तो है। फिर सवाल कौन इनके ऊपर दबाव डालेगा, ये बुनियादी मसला है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि फौरी तौर पे इकदाम क्या करने चाहिए हुकूमत को, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बम की सूरत में है जो अवाम पे महंगाई की सूरत में गिरता है। तो कुछ इकदाम ऐसे जो आप जैसा माहिर मुआशियात हो वो सजेस्ट करे कि फौरी तौर के ऊपर क्या इकदाम होने चाहिए। देखिए मोहतरम, मैं तो वो सजेशन देता हूँ जो काबिल अमल हो। पहला ये है, इमरान खान साहब ने इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी बताई थी। उस 10 में से सिर्फ 2 पर अमल कर लें, जो इन्होंने खुद कहा था। पहली ये थी, उसके अल्फाज में उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ, इक़्तिदार में आने के 100 रोज के अंदर, विद इन 100 डेज, हम अदल पर और इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। मतलब ये था कि जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे, जिसकी आमदनी कम है वो कम टैक्स दे, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, GST है या पेट्रोलियम लेवी है, उसको टैक्सेस कम कर दें। अगर ये चीज आप कर लेते हैं, जो उन्होंने वायदा 100 रोज के अंदर किया था, तो हमें कोई 4,000 अरब रुपया ताकतवर तबकों से मिलेगा जो टैक्स नहीं दे रहे, और उसका बेनिफिट हम फिर आवाम को पेट्रोलियम के कीमतों में, बिजली के नरखों में, और GST को कम करके लेंगे, जिससे महंगाई कम होगी। तो ये तो इनकी अपनी वो थी मैनिफेस्टो जो मैंने आपको बताई। दूसरी, उसमें यह कहा गया था कि हम इख्तियार में आने के बाद हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जा पैदा होता है। ठीक है। अब वो कुछ नहीं किया। वो क्या हुआ कि पिछली हुकूमत के 5 साल में जो गर्दिशी कर्जा हुआ था वो 1123 अरब था, और इस हुकूमत के 3 साल में 1153 हो गया, यानी उससे ज्यादा। तो उसकी वजह से बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो आप उन वजूहात को दूर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ जो इमरान खान की अपनी बातें हैं, जो 10 के करीब उन्होंने क्लॉसेस पेश किए थे, तो उसमें से 2 पर अगर डॉक्टर साहब के मुताबिक इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो चीजें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने गुड मॉर्निंग लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तानीज़ में देखें और यहाँ पर खेलों के रुझान की अगर बात की जाए, तो स्पोर्ट्स और गेम्स में क्रिकेट एक वाहिद ऐसा खेल है जिसमें मोस्टली पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, देखने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, अवेयरनेस के हवाले से भी लोगों को इसका पता है, और ऑब्वियसली ख़ुद भी खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे गेम्स हैं, दूसरे खेल हैं, उसमें लोगों का कोई इतना रुझान नहीं देखने में आता, स्पेशली अगर हम डिफरेंट किस्म के खेलों की बात करें, जिनमें से एक है स्केट बोर्डिंग। बहुत अरसा पहले तक तो इस टर्म से लोग फेमिलियर ही नहीं थे, बट आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पर स्केट बोर्डिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए एक क्लब का भी क़याम अमल में लाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया जा सके और इस खेल को जो है वो कौमी धारे में भी लाया जा सके। सो मुल्क के पहले स्केट बोर्डिंग कोच शायान हसन इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। शायान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले तो लोगों को ये बताया ना, स्केट बोर्डिंग करते हैं किस तरह से है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि ये खेल है असल में क्या। जी, जो स्केट बोर्डिंग है, इट इज़ सिमिलर टू रोलर स्केटिंग, बट रोलर स्केटिंग में आपके शूज़ के ऊपर व्हील्स लगे होते हैं। स्केट बोर्डिंग में एक वुडन प्लैंक होता है, एक बोर्ड होता है, उसके अंदर व्हील्स लगे होते हैं। सो इट्स अबाउट बैलेंसिंग ऑन दोज व्हील्स एंड दैट बोर्ड एंड देन डूइंग ट्रिक्स विद इट। उसके साथ आप डिफरेंट करतब करते हैं, जंप्स करते हैं, स्पीड करते हैं, डाउनहिल स्केटिंग करते हैं,
तो दैट्स इट। अच्छा शान, जो मैंने देखा बाहर के मुल्कों में, खासतौर पर अमेरिका में, जी। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है जी। कि जिसकी कोई हद ही नहीं। हर शॉप पे, हर ग्रोसरी स्टोर पे अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ पे आपको स्केटबोर्ड ज़रूर मिल जाएगा। और बच्चे पार्क्स में, अपनी सीढ़ियों में, अपने, और एक लिहाज से बड़ा ख़तरनाक भी हो जाता है जी। कि जिस तरीके से वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ भी क्या उसी तरह से मतलब प्रैक्टिस की जा रही है, या मतलब अभी इसको ज़रा थोड़े से महदूद पैमाने पे आपने रखा है? जी, अभी ये एक ग्रोइंग स्पोर्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो यंग हैं, बिगिनर्स हैं, तो वो अब उस लेवल पे नहीं करते, लेकिन इसमें प्रोग्रेशन काफ़ी तेज़ होती है। जो बंदा लगता है वो फिर काफ़ी जल्दी से कर सकता है। तो हमारे पूरे पाकिस्तान में आई गेस 7-8 लोग ऐसे हैं जो उस एक्सट्रीम लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने कहाँ से इसका आगाज़ किया? क्योंकि मोस्टली इस तरह के जो खेल होते हैं बचपन में करते रहते हैं, प्रैक्टिस जी। करते रहते हैं, फिर आप वेल ट्रेंड हो जाते हैं, फिर आपको अपना पैशन भी उसी में नजर आता है। जिस जी। तरह से भी आपने क्लब भी कायम किया है, जी, जी। बताइएगा कि आपने खुद कहाँ से ये स्टार्ट किया? मेरी स्कूलिंग मोस्टली हुई है अबू धाबी यूएई में। अच्छा। तो वहाँ पे वहाँ पे कल्चर ये चला हुआ था, तो वहाँ से मैं बहुत मुफीद उसकी एक्सपीरियंस हासिल किया और बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। और स्केटबोर्डिंग इटसेल्फ जो स्पोर्ट है वो बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको परसिस्टेंस और काफ़ी लाइफ लेसन दिमागी हाजिर दिमागी बड़ी बिल्कुल। ख्याल में एक चीज़ है जो लोग सीखना चाहें उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है जी। कि ये मेंटली आपको बैलेंस करना जी, जी। और किसी भी चीज़ से गिरने से महफूज रखने जी, के जी। लिए जो है वो बहुत मुफीद मतलब एक बन जाती है चीज़। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हरमीत का जरा रुख कर लें। हरमीत, कोई सवाल आपकी जी तरफ जी जी। से? अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने जब ये स्टार्ट किया तो साथ में आप जो आपके जो तरबियत सेंटर है, जो तरबियती सेंटर है, साथ साथ में जो उम्रें हैं बच्चों की, उनकी क्या उम्र है? और एक तो ये बताइए कि ज़ाहिर बात है इसमें गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, तो वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल है, उनकी जानिब से कितना सपोर्ट है बच्चों के साथ? देखिए, जहाँ तक डेंजर की बात आती है तो हर स्पोर्ट में कुछ होता है। मैं काफ़ी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ यानी कि डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई किए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ मुझे सबसे कम इंजरी स्केटबोर्डिंग में हुई है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि आप दूसरे प्लेयर्स के साथ। सबसे कम आपको इंजरीज इसमें हुई हैं? इसमें हुई हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्योंकि इसमें ये है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर एक तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप गिरते किस तरह हैं, तो वो आपको आ जाती है कि यानी कि व्हेनेवर यू आर डूइंग अ ट्रिक तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड के इफ़ अगर आपसे वो नहीं हो रही या सही तरह नहीं हो रही तो आप किस तरह गिरोगे, तो आप अपना डैमेज मिनिमाइज करोगे। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे शायान हमारे साथ ही मौजूद होंगे, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। स्केट बोर्डिंग जो है वो आजकल के यंगस्टर्स की एक पसंदीदा हॉबी बनती जा रही है। शायान हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शायान, ये बताइएगा कि नॉर्मली जो रोलर स्केटिंग होती है या दूसरे किस्म के खेल होते हैं उसके लिए आपके लिए सेफ्टी किट्स भी होती हैं, तो इसके लिए सेफ्टी किट्स किस किस्म के हैं या वही वाले हैं जो आप दूसरे खेलों में भी अमूमन यूज़ करते हैं? ये वही वाले हैं जो रोलर स्केटिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आपके नीज़, हेलमेट और एल्बोज़ ये सारे जो होते हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन जो आप प्रोग्रेस करते हो इस स्पोर्ट में तो फिर आपको वो आप अपनी बॉडी के साथ कॉन्फिडेंट हो जाते हो, फिर आपको कम से कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप ये बताइए कि कितनी उम्र में तकरीबन इसको शुरू कर देना चाहिए? आपने कितनी उम्र में शुरू किया था? मैं तकरीबन 13 इयर्स का था। 13 साल का था। और आजकल तो किड्स एज यंग एज 3 years old आर डूइंग इट। तो अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया, जिस तरह रोमा ने कहा कि मुख्तलिफ गेम्स जो है पाकिस्तान में उसकी तरफ रुझान नहीं है, क्या वजूहात है? अगर हम स्केटिंग बोर्ड की बात करें तो पेरिस मुख्तलिफ, जिस तरह साहब ने जिक्र किया कि मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ ममालिक में बड़ा ही ये मकबूल है और लॉन्ग डांस जो है पेरिस में ज़्यादा मशहूर है, तो ये क्या वजूहात है कि हम क्यों इस तरफ नहीं आते? क्या रुझान होता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, अब तो ये हो गया है कि स्केटबोर्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ बीन पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स, तो भी टोक्यो ओलंपिक्स में इसका ये शामिल थी। तो नाउ इट्स नॉट जस्ट ए हॉबी और समथिंग दैट इज़ एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ सोसाइटी, नाउ इट्स समथिंग जो आपको एज ए नेशन इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको बिल्ड करना चाहिए। और
also another reason why this may have taken its time to start in Pakistan is because ये एक sport है जो बहुत creative लोगों के लिए होता है. Normally जो लोग ये sport में आते हैं they would like to express themselves, they would like to have develop a different sort of relationship with society. तो वो चीज़ अब हमारे मुआशरे के साथ जो है ना, और जिस तरह हमारी डेवलपमेंट हो रही है उस तरह से ये स्पोर्ट भी और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं. अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 13 इयर्स की एज में आपने स्टार्ट किया, सो स्टार्ट कैसे लिया? लाइक आपको कोई गाइड करता था या खुद ही जिस तरह से बच्चे स्टार्ट करते हैं, गिरते हैं, फिर सीखते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं, इस तरह से किया या प्रॉपर कोई गाइडेंस आपके लिए मौजूद थी? नहीं, बिल्कुल जिस तरह एक बच्चा करता है, उसको इंक्विजिशन होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो एक चीज़ ट्राई करता है. और स्केटबोर्डिंग का नेचर ही यही है कि कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स कि आपने बार बार गिरना है और उससे आपने सीखना है. सो यू हैव टू फॉल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लर्निंग. और लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा जो है स्केटबोर्डिंग का, वो कम्युनिटी का है. अब पाकिस्तान में काफ़ी लोग कर रहे हैं काफ़ी अरसे से स्केटबोर्डिंग, लेकिन वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पे कम्युनिटी का एलिमेंट नहीं है. जब आपके पास कम्युनिटी होती है तो आप एक दूसरे को बकअप करते हैं, पुश करते हैं. एक स्केटबोर्ड अमूमन कितने का आ जाता है, और जो बिगनर है उसके लिए, और जो ज़रा प्रोफेशनल आ जाता है उसके लिए कहाँ से, और फिर ये इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है? जी, पाकिस्तान में बिगिनर लेवल के स्केटबोर्ड्स आपको कुछ ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पे मिल जाते हैं. उनकी प्राइस तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है. लेकिन वो जब आप उससे यूज टू हो जाते हैं, उसमें आप उसको वो बहुत थोड़ा इजीली ब्रेकेबल होता है. तो वो जब आप वेयर एंड टेयर हो जाता है, व्हेन यू नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल लेवल स्केटबोर्ड, वो आपको बाहर से नॉर्मली आजकल मंगाना पड़ता है. यहाँ पे इसकी थोड़ी किल्लत है, तो दैट्स व्हाई दैट विल कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़. ठीक है जी हरमीत. अच्छा शायान, वैसे बहुत मुश्किल गेम तो है, इसमें कोई शक नहीं है. देख के भी वैसे मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था किसी और के, और मेरा ये फ्रंट वाला दान जो है ना टूट गया था ना भैया. फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली. तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, दिन में या वीक में, क्या क्या तरीकाकार होता है? लाइक एनी भी करना चाह रही है. हरमीत ने कह दिया तो वाकई जी ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें. तो मैं गिरूंगी तो फिर 2 हफ्ते के लिए तो यहाँ से ऑफ ही रहेगा ना. नहीं, इतनी जोर से चोट नहीं लगती है. नहीं, इसमें ऐसा है कि जितना बंदा प्रोफेशनल होता जाता है उतना उसके इंजरी के चांसेस ज्यादा होते जाते हैं. अच्छा. यस, जो बिगिनर होता है उसके लिए तो स्पीड है ना, वो बहुत स्पीड और हाइट पे आप, अगर आपने हल्का हल्का मतलब करना है, जब आप हाइट पे जाएंगे धारा गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे. जी तो लेकिन वो मुझे एडवेंचर्स करने का बहुत शौक है, लेकिन अपनी जान को मुसीबत में डाल के बिल्कुल शौक नहीं. बट एनीवेज बात जारी रखिएगा. जी जी जी. तो हम बात कर रहे थे, आप भूल गए. अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएं. प्रैक्टिस के हवाले से. जी जी, कि इसमें लाइक एनी स्पोर्ट एंड एनी एक्टिविटी वी शुड बी डूइंग इट एवरी डे. और रोज़ाना करने की ज़रूरत है. 2-3 घंटे आप करें तो फिर आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे. बट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, आप जितना इसमें टाइम लगाओगे. अच्छा, इसके लिए रोड्स और सरफेस किस तरह से होनी चाहिए जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें? मतलब अपने घर के बाहर भी रोड पर की जा सकती है? जी जी, स्टार्टिंग वहीं से होती है. आपको एक प्लेन लेवल सरफेस चाहिए होता है, रोड पे कर सकते हो, किसी बास्केटबॉल कोर्ट में जाके कर सकते हैं. लेकिन फिर एज यू प्रोग्रेस फिर आपको थोड़े से ऑब्स्टिकल्स चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें सामने रखने की ज़रूरत होती है, या लेजेस होते हैं कि आप ऊपर नीचे उससे जा सकें, स्टेयर्स. तो डिफरेंट तरह के उसके ऑब्स्टिकल्स होते हैं. और जब आप अच्छी तरह प्रोग्रेस कर जाते हो तो देन यू नीड अ प्रॉपर फैसिलिटी लाइक अ स्केट पार्क, जहाँ पे आपके ट्रांजिशंस होते हैं, कंक्रीट का होता है, वुड का होता है. उसमें आप हाइट और जंप ज़्यादा जो है कैच कर सकते हैं. कितनी जो आप अगर देखो तो और एक्सरसाइजेस हैं जो इसके लिए मतलब आदमी को करनी चाहिए? हल्का हल्का जिम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी. आप कोच के तौर पर सजेस्ट क्या करते हो लोगों को? जी, स्केटबोर्डिंग के लिए आपको कोर स्ट्रेंथ काफ़ी चाहिए होती है. तो उसमें आपको जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो आप करें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा. और ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो कुछ भी आप काम करेंगे दैट विल बेनिफिट यू इन द स्पोर्ट. ठीक है, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी. अच्छा, वैसे एक सवाल है. हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स है उसमें आपने अपना खाना जो है एक लेवल, एक बैलेंस डाइट रखनी पड़ती है, और अपना जिस्म जो है उसको भी फुर्तीला रखना पड़ता है. इसमें क्या अगर बट साहब करें तो उसके लिए कितने चांसेस हैं? वैसे एक तो हरमीत को बट साहब बहुत याद आते हैं. देखें,
नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। आपको अगर आप इसको देखेंगे, रिसर्च करेंगे, देन यूल फाइंड पीपल हु स्टार्टेड स्केटबोर्डिंग व्हेन दे वर 78 years old एंड तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। 7 और 8 या 78? 7 to 8, अच्छा ठीक है, 70 to 80 सॉरी, 70 to 80 सही है। जी जी बुढ़ापे में भी शुरू कर जी जी सकते हैं। शुरू किया है काफ़ी लोगों ने। और दूसरा ये कि जो प्रोफेशनल स्केटबोर्डर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट और अपनी फिटनेस को मेंटेन करें ताकि इस चीज़ को वो लड़कियां करती हैं वैसे जी इंटरेस्ट बहुत लेती हैं? जी जी काफ़ी हाँ, यहाँ पर नहीं बाहर मैंने तो कभी बहुत देखा। होता है। हाँ। जी। अच्छा, और अब इसको ओलंपिक्स में भी इस तरह से इसका आगाज हुआ है, उस हवाले से भी बताएं। आप ब्रेक के दौरान कुछ बातें शेयर कर रहे थे जी, जी। टोक्यो ओलंपिक्स में। जी जी ये पहली दफ़ा ये ओलंपिक्स में ये स्केटबोर्डिंग को शामिल किया गया है, और जो बाकी रोलर स्पोर्ट्स हैं उनको अभी तक नहीं शामिल किया गया, सिर्फ स्केटबोर्डिंग को शामिल किया है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी और उसका जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उन्होंने इस चीज़ को पुश किया और उसको फिर उन्होंने एंटर किया। लेकिन जो आपने इनिशिएटिव लिया, अल्लाह करे ये बहुत ज़्यादा बेहतर आगे जाके साबित हो। हरमीत, बहुत शॉर्ट सवाल क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है, ब्रेक पर जाना है जी। अच्छा, मैंने कहा वक्त है इसलिए मैं लंबा सा सवाल करूं। पाजी, एथलीट जितने भी हैं वो ज्यादातर वो केला शिकवा जो है हुकूमत से करते हैं, कोई पैसा, कोई स्पॉन्सरशिप, वो कुछ भी नहीं मिलती है। तो आपको कौन सपोर्ट करता है? कोई स्पॉन्सर है या हुकूमत ने भी हाथ रखा हुआ है कि कर लो? जी जी हुकूमत को तो शायद पता भी नहीं है स्पोर्ट का, लेकिन हमारे जो कुछ जो स्केटबोर्डिंग कम्युनिटी है, मैंने अक्सर यहाँ पे कम्युनिटी की बात की, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वहाँ के कुछ पार्टीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमें स्केटबोर्ड्स की डोनेशंस की हैं रिसेंटली, और नाउ दे लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पे किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो यहाँ पे स्केट पार्क बनाए। तो we're looking for। और अभी जो आपने भी क्लब बनाया है वो भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ऑब्वियसली वो क्लब ज्वाइन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हुकूमत की नजरों में भी ये खेल आ जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपने जो क्लब का इनिशिएटिव लिया। वैसे भी थैंक यू सो मच शायान, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। अभी हम एक बनाए ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बच्चे जिस भी कल्चर के हों, जिस भी मुल्क के हों, बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सी डिमांड होती हैं। कभी किसी स्टोर पर जाएं, कभी किसी ग्रॉसरी स्टोर पर जाएं, या वैसे कोई टॉयज़ वगैरह या कहीं पर भी जाएं, जिस चीज़ पर हाथ रखा तो उनका यही होता है कि बस अब अभी हमें ये चीज़ चाहिए। सो इन रिस्पॉन्स जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बच्चों की बातें मानते रहे, इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ना उनकी कोई डिमांड है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों की मानते भी हैं, फिर अपनी मनवाते भी हैं। लेकिन इस तमाम तर सर्कल में बच्चों की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लेवल तक बच्चे की बात मानी जाए और किस लेवल तक फिर नहीं माननी चाहिए, फिर पेरेंट्स को अपना मनवाना चाहिए। सो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का इसमें क्या एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिस्ट सोफिया सुहेल इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करेंगे। सोफिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सोफिया, बच्चों की तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डिज़ायर्स, डिमांड्स, और वो भले किस भी कल्चर के हों, किस भी मुल्क के हों, सेम होती हैं। नेचर, फितरत, कुदरत की तरफ से सबकी सेम है। अब किस लेवल तक बच्चों की बात माननी है कि ठीक है बच्चा कह रहा है, इसकी डिज़ायर है, मान ली, लेकिन फिर एक सर्टेन लेवल के बाद अब नहीं माननी क्योंकि ये बच्चों को स्पॉइल कर रही है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि जो बच्चा है वो मुकम्मल शख्सियत है और उसको हमने एक शख्सियत के तौर पे ब्रॉट अप करना है। होता ये है कि हम बच्चों के, जो बच्चे पेरेंट्स आजकल ख़ास तौर पे ये मसला देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पेरेंट्स हर बात मानना समझते हैं कि अगर हम इनकी बात नहीं मानी तो हमारा बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। ये मेरे पास सिर्फ केसेस आता भी ये बहुत आता है कि जी अगर हम इसकी डिमांड नहीं मानेंगे तो बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शुरू से ही बच्चों को तरबियत करना शुरू करें, बच्चों को बताएं क्या सही और क्या गलत। कितने पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स अफोर्ड कर नहीं सकते समटाइम अपने ऊपर अपनी चीज़ों को कम करके बच्चे की ख्वाहिश पूरी करें तो बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, बच्चे हाइपर ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी करते हैं। मसला ये है कि हमें पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, हमें पता ही नहीं है कि हमने बच्चे की कितनी बात मानी और कितनी नहीं मानी। जब हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि अपने बच्चे की बात को एक्नॉलेज ज़रूर करें, लेकिन एक्नॉलेज करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसकी हर बात मानें। आप उसको ये समझाएं कि बेटा मैंने आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, जो आपकी डिमांड है, लेकिन आप ये देखो कि क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी छोटी सी प्रैक्टिस मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ करने के लिए कि आप उनको सर्टेन अमाउंट दे दें
और उनसे कहेंगे बेटा ये आपकी अमाउंट है, इसमें आपने अपने बजट बनाना है और इसमें आपने पूरा करना है। जब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारे बजट में है। अच्छा, ये तो थोड़े से जब बच्चे मेच्योरिटी की तरफ आने लग जाएं या सेंसिबल होने लग जाएं, ये चीज़ तब इम्प्लीमेंट हो सकती है। आजकल तो हम 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को देखिए, उनकी वो अब स्केड्यूल वो नहीं बना सकते, बजट में वो नहीं रह सकते। इस स्टेज पर किस तरह से बच्चों की एक और चीज़ आप शामिल कर लो, यानी हर जगह बच्चे की जिद जो होती है ना, वो ये होती है अपना मोबाइल फ़ोन मेरे हवाले कर दिया। हाँ, सबसे पहले और वालिदैन ये है कि मुख्तलिफ उनकी शक्लें हैं। एक तो फ़ौरन उनको पकड़ा देंगे, एक वो होंगे पहले उसको मारेंगे पीटेंगे, जब वो रो पड़ेगा बहुत रोएगा फिर उसको पकड़ा देंगे। दोनों में डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाए, दोनों रवैयों में? अच्छा, सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों से हम बात करें। हमारे यहाँ पेरेंट्स को अपनी बातों को मनवाने का शौक है कि ये मैंने ये कह दिया इसको करो, ऐसा नहीं है। बच्चे से टेबल टॉक इज ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल। टेबल टॉक करें। 2 साल का बच्चा बातों को समझता भी है, जानता है जो हमारे पेरेंट्स बिहेवियर कर रहे हैं। बच्चा मोबाइल की डिमांड क्यों करता है? क्योंकि पेरेंट्स हमेशा खुद मोबाइल पे रहते हैं। बच्चों को लगता है सबसे अहम काम यही है। अपने घर में भी ये देखे कि बच्चों को खुद फोन दिया जा रहा होता है ताकि वो जरा हमसे उनका इंटरैक्शन। एग्जैक्टली, हम क्यों देते हैं पेरेंट्स को? क्योंकि पेरेंट्स खुद मोबाइल में बिजी होते हैं। उनको लगता है हमारी बाकी एक्टिविटीज जरूरी है, हमने बच्चों को प्रायोरिटी पीछे की हुई है। हम बच्चों की तालीम तो देते हैं, बच्चों के कारी साहब भी लगवा देते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम नहीं देते, जो क्वालिटी टाइम है। जब हम बच्चों को क्वालिटी टाइम देना शुरू करें, उनके साथ डिस्कस करना शुरू करें, बच्चे समझते भी और जानते भी हैं। एक टाइम बताते हैं बच्चों को, ये टाइम है, इसमें आपको मोबाइल मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। होता पता है क्या है? पेरेंट्स रूल बनाते हैं और कुछ देर बाद खुद तोड़ देते हैं। बच्चा वेट करता है, बच्चा उसको वेट करता है कि कब मामा पापा तोड़ेंगे। मामा ने प्रॉमिस किया तो पापा ने फेवर कर दी, पापा ने प्रॉमिस किया तो मामा ने फेवर कर दी। घर में ऐसे देखे बच्चे को कहा है कि अब तुम्हें 2 हफ्ते फोन नहीं मिलना, लेकिन वो 2 हफ्तों की जो डेडलाइन है वहां तक तो बात आती ही नहीं है। और जब हम इमिटेशन नहीं करते तो होता है क्या बच्चे इसका वेट करते हैं, अच्छा मामा भी तोड़ेंगे, अभी पापा तोड़ेंगे, वो उसका फायदा उठाते हैं। बच्चे से अच्छा मैनिपुलेटर कोई नहीं होता। उनको पता है हम अपने माँ बाप की वीकनेसेस हैं, तो इस वजह से रूल शुरू से बनाना चाहिए बच्चों। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि जो टाइम बता देते हैं, बेटा ये टाइम है, इसमें आपको मिलेगा, और उसको चेक इन बैलेंस होते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। पहले हम खुद अपनी आदत बच्चों की बिगाड़ते हैं और उसके बाद हम कहते हैं बच्चे वैसा करें जैसा हम चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, हमारे माशरे में एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं ज़्यादा अगर ज़िद्दी भी हो जाएं तो जो वालिदैन है वो उनके पास ऑप्शन होता है कि भैया मार पिटाई कर लो तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। तो क्या कोई और ऑप्शन है कि इस बच्चे को, क्योंकि ये मार पिटाई जो है बच्चे की जो पर्सनालिटी है उस पर कितना असरअंदाज होती है फ्यूचर में, और साथ साथ कौन सा तरीक़ाकार होना चाहिए जिससे बच्चे को मनवा सके और उससे अपनी जो बात है वो भी मनवाई जा सके? अच्छा, सबसे पहले तो अल्फाज का इस्तेमाल। पेरेंट्स अपने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं देते। एज अ माशरती तौर पे हमने सीखा ही नहीं कि हमने अल्फाज का इस्तेमाल करना क्या। वर्ड्स हैज़ मैजिक। हमें अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, खासतौर पे जब हम बच्चों को डील कर रहे होते हैं। पेरेंट्स बगैर देखिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे की नफसियाती सेहत को डैमेज करता है। तुम तो ये बच्चे की पर्सनालिटी को लेकर तो कंपैरिजंस, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो फिर तो डिजास्टर है कंपैरिजन। अगर बहन भाई हैं उनमें भी कंपैरिजन होता है। पेरेंट्स को ये बात समझनी है कि हमने कंपैरिजन नहीं करना। जब हम कंपैरिजन पे आते हैं बच्चे की नफसियाती बहुत हालत सेहत ख़राब होती है। कंपैरिजन ना करें। नंबर 2, अल्फाज का इस्तेमाल कौन सा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बगैर सोचे समझे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा ये तो हमारी बात सुनते ही नहीं है और सबके सामने कह रहे होते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मतलब आपकी तरफ आएंगे। जो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं वो उसमें ये है कि बच्चों को जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो बड़े ध्यान से करें। वो तरबियत में उनके बहुत ज़रूरी है। ज़िद की तरफ उनको मत जाने दें। तरबियत में अगर ज़िद की तरफ जाएंगे बच्चे तो मतलब उससे डिज़ास्टर है। बच्चा जो छोटा सा है, वो कहते हैं बड़ा मशहूर एक नफ्सियात दान का, कि बच्चा जो है उसका जहन एक स्लेट की तरह होता है और उस स्लेट के ऊपर जो कुछ आप लिख दें वो बिल्कुल उसकी नफ्सियात बनती चली जाती है। आप माइक ज़रा अपना ठीक कर लें तो मतलब मैं आपको शामिल करता हूँ फिर मेरे साथ में। तो ये हमने जो बात की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप हर सूरत में बच्चे को ज़िद में ना जाने दें, उसके कंपैरिजन्स ना करें। यही बात आप कह रही हैं ना कि ज़िद में ना जाने दें, बच्चों को जिद में ना दें, उनको कंपैरिजन ना करें। अच्छा, बच्चा जिद क्यों करता है? बच्चा जिद इसलिए ज़्यादा करता है कि पेरेंट्स जो हैं वो हर बात
ये तो सुनते ही नहीं है उनकी, मुकम्मल बात सुने। बच्चा जब बात आपसे बात करे, 2 साल का ही बच्चा, उसकी मुकम्मल बात सुने। जब आप उसकी मुकम्मल तवज्जो से बात सुनेंगे तो वो आपको अंडरस्टैंड, उसको लगेगा मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके पर्सपेक्टिव में होकर सोचे। बच्चा कभी जिद नहीं करता, बच्चे को समझाने का अंदाज डिफरेंट होता है। होता क्या, बच्चे ने देखिए हर इंसान की पसंद नापसंद अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर दी है। कुछ सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते, बच्चे कहते हैं मैंने भिंडी नहीं खानी, माँ फोर्स करती है भिंडी खानी है। अच्छा, वो सब उस टाइम बच्चा जिद नहीं कर रहा, माँ जिद कर रही है कि इसको मैंने लाजमी खिलानी है। हम अपने बच्चे जो होते हैं बड़ों को देखते जिद करते हुए, अपनी बात मनवाते हुए, अपने फादर को देख रहे कि जिद करके अपनी बात मनवा रहे हैं, माँ को देख रहे जिद करके बात, तो उसने लर्न कर लिया, ये बिहेवियर लर्न कर लिया कि अच्छा जिद करके बात मनवाई जा सकती है। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि क्या हम बच्चे के सामने क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार पीट तो डिज़ास्टर है। जितनी शख्सियत बिगाड़ पैदा होता है बच्चे से मार पीट में, बच्चे को सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। जब सेल्फ स्टीम लो होगी वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने तो ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, बच्चे बात करें उनको स्नैप करें, वहाँ पे खामोश करवा रहे हैं क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ है। अच्छा चुप करो, बाद में सुन लेंगे, शाम में सुन लेंगे, एग्जैक्टली। और खासतौर पे जब जो बच्चा बड़ा होता है, जब खासतौर पे ग्रोइंग एज है, 12 से 13 साल, चाहे बेटी है चाहे वो बेटा है, उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चा अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है, और पेरेंट्स क्या कहते हैं तुम्हें क्या पता, हाँ ऐसा नहीं होता, चुप कर जाओ। ये जो बिहेवियर है बच्चे के अंदर एग्रेशन डेवलप करता है। हार्मोनल चेंजेस के साथ वैसे भी बच्चों में एग्रेशन आता है। पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चे में एग्रेशन आ रहा है, इसको हमने कैसे हैंडल करना है, तो इस चीज़ों को देखना पड़ता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कंपैरिजन। हमेशा हमने देखा है कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं या किसी कंपटीशन में, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे घरों में ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होती है कि फलाने के बेटे को देख लो भाई वो आगे चला गया, आप इधर ही बैठे हैं। तो ये चीज़ कितनी नुकसानदेह है बच्चे के लिए? बच्चे की अगर सेल्फ स्टीम लो करनी है, आपने अपने बच्चों को डैमेज करना है, उसका कंपैरिजन करें। जो बहुत ब्राइट बच्चे होंगे ना, आप उनको कंपैरिजन करना शुरू कर दें, उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेल्फ स्टीम लो होगी और वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो बच्चों को कंपैरिजन ना करें। हर बच्चा डिफरेंट सलाहियतें लेकर अल्लाह ने पैदा दिया है हमें उसको एक, हम पेरेंट्स पता क्या करते हैं, पेरेंट्स बताइए हमें प्रोजेक्ट अल्लाह ने दे दिया, इसको हमने ग्रो करना है। खास तौर पे बड़े बच्चे, जो पहला बच्चा, मोनोपोली मेरे ख्याल में बच्चों पर नहीं, डोमिनेंस शो नहीं करनी चाहिए। बच्चा जब बड़ा हो, पहला जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स समझते हैं ये असाइनमेंट है जो अल्लाह ने हमें दी है, उसको हमने अच्छा पाकिस्तानी शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा बेटा, अच्छा बाप, अच्छा भाई, सब कुछ ही बनाना है। और होता है कि उसके ऊपर इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लाई कर देते हैं कि बच्चा उसको डील करते उसकी अपनी शख्सियत कहीं खो जाती है। तो बच्चे को उसकी हैसियत के साथ कबूल करें कि बच्चे पूरी शख्सियत। अच्छा, अब आपने 30 सेकंड्स में मुझे इसका जवाब देना है कि जो लड़कों की अगर बात की जाए, उन्होंने आगे जाके उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, उन्होंने मतलब लाइक एक फैमिली को सपोर्ट करना है और उनके और किस्म के मामलात होते हैं। और लड़कियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी एक फैमिली को देखना है, चलाना है। शुरू में ही बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग किस तरह से की जाए? रिस्पॉन्सिबल बनाए उनको, दोनों को छोटे छोटे जो काम है ना करके दें। एक मैंने आर्टिकल लिखा था हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये होती है कि पेरेंट्स हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, चाहे स्कूल के असाइनमेंट्स हैं, चाहे वो उनके छोटे छोटे काम हैं, कमरा सेट करना है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते तो बच्चा प्रॉब्लम का शिकार होता ही होता है। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल, हमारे यहाँ पर बच्चियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, लड़कों को उसी में बहुत ज्यादा स्पॉइल किया जाता है। उसकी शुरू से इस तरह कर दी जाती है, तुम तो हाकिम हो। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो बच्चे जब जो बड़े होते हैं, फिर होता है क्या, जब जैसे लड़के बड़े होते हैं, जब रिलेशनशिप्स में आते हैं, जब वो शादी करते हैं, तो उनका वो हाकिमाना रवैया होता है। तो इसीलिए बच्चों की तरबियत करते हुए ये जरूर ख्याल रखें कि हमने दोनों को ये रिस्पॉन्सिबल बनाना है। हजरत अली का कॉल से किसी ने पूछा कि सबसे कीमती इंसान कौन, तो हजरत अली ने फरमाया जो सबसे ज्यादा एहसास जिम्मेदारी जिसमें है। तो हमें एहसास जिम्मेदार इंसान, ऐसा बच्चे बनाने हैं जो एहसास जिम्मेदारी जिनमें हो। जिनमें एहसास जिम्मेदारी होगी उनकी हर चीज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कामयाब होगी। अच्छा, जहाँ पर ये ट्रेनिंग की बात आती है इस हवाले से कि बच्चे अगर कोई डिमांड करें, उनकी कोई ख्वाहिश है, तो वो किस तरह की सिचुएशंस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके पूरी करनी है ताकि वो स्पॉइल ना हो? अच्छा, सबसे पहले बच्चों को अर्न करना सिखाएं। अब मैं जब पेरेंट्स को कहती हूँ बच्चों को अर्न करना सिखाएं, तो वो कहते हैं किस तरह अर्न कर, बच्चे छोटे किस तरह। मैं उन्हें कहती हूँ देखिए, अब वो कोई डिमांड कर रहे हैं जो आप लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप उसको रिलेट कर दें किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बेटे को ये किया था कि उसको रीडिंग का शौक, रीडिंग डेवलप नहीं कर रहा था, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है। उसने मुझे कहा कि मुझे बैट लेकर दे, दैट वाज मच एक्सपेंसिव। मैंने कहा ओके फाइन, मैं आपको नॉवेल्स लेकर देती हूँ, उसकी समरी बनाओ, उसको पढ़ो, उसको मुझे समझाओ 1 माह के अंदर। जब मुझे उसने यही किया, उसको मैंने इसकी बायोग्राफीज ले दी, मैंने
उसको क्रिकेटर्स की, उसने उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको मुझे समझाया, फिर मैंने उसको वो बैट जो उसने वादा किया हुआ था उससे मैंने लेकर दिया। अब वो बैट उसने अर्न किया तो उसकी केयर भी बहुत है, वो कोई फेंक नहीं सकता, वो बेड पे भी उसके साथ लेट रहा है और वो केयर कर रहा है। तो जब बच्चा अर्न करके चीज़ों को पूरे ख्वाहिश उसकी कदर करता है, तो हमें कदर करना सिखाना, उनको अर्न करना सिखाना है। मैं आपको बताऊं, मैं मिसाल बहुत ज़्यादा देता हूँ। मेरे बेटे को रीडिंग का शौक था, मतलब वो, तो उसको मैंने ये कहना शुरू किया कि अच्छा तुम फलां किताब ख़त्म करोगे ना तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो उसका जेब खर्च इस तरह से मैंने बनाया हुआ था। वो करते 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 एक स्टेज ये आई कि उसने मुझे कहा कि अब आप मुझे पैसे ना दिया करें, जो किताब मैं कहूँ वो मुझे खरीद दिया करें। एग्जैक्टली। तो वो मतलब रीडिंग हैबिट इतनी ज़्यादा बन गई कि जिसकी को हाथ नहीं तो मतलब हमें डेवलप कर बच्चों को अर्न करना सिखाना है। जब हम अर्न करना सिखाएंगे तो बच्चा कदर भी करेगा। कि जब आप बच्चों की एक के बाद एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं और आपकी कोई डिमांड भी नहीं होती, आप जिस तरह से आप अर्न वाला एस्पेक्ट कह रही हैं, बच्चों में जब ये डेवलप नहीं हुआ होता तो वो चीज़ों की कदर नहीं करते, एक से हटेंगे दूसरे पे हो जाएंगे, वो मिल जाएगी फिर उसका पता भी नहीं है, फिर अगली ख्वाहिश हो जाएगी। हरमीत जी, एक तो एक जिक्र हमने इससे कबल भी किया था कि जो मोबाइल थमाना है, अब थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि जो बच्चा है जब आप उसको मोबाइल थमाते हैं तो एक तो ये होता है कि जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे तो चलो बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी नज़र आते हैं, लेकिन जो शहर है वहाँ पे बच्चे घर तक ही महदूद होते हैं। तो इनको कितना नुकसानदेह है इनके लिए कि मोबाइल इस्तेमाल करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ना जाना, तो क्या करना होगा पेरेंट्स को इस हवाले से? तो एक बात समझने की ज़रूरत है, जो क्योंकि मैं ड्रग्स पेशेंट के साथ बहुत काम किया, तो आप ड्रग्स के पेशेंट जो होते हैं बेसिकली किस लिए उनको आदत पड़ती है या उसको किस तरह डिस्क का शिकार होते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसे हम डोपामिन कहते हैं, जो ख़ास मिकदार में आम ज़ुबान के एक्सक्रीशन खारिज करते हैं, जो कि हमें प्लेजर देते हैं, वक्ती खुशी देते हैं। जब हम ड्रग ले रहे होते हैं तो वो वक्ती खुशी के लिए बार बार वो टेक करते हैं और उसकी वो आदी हो जाते हैं। सेम मोबाइल वर्क्स लाइक दैट। हमारा डोपामिन का जो लेवल होता है वो अच्छा हो रहा होता है, वो हमें खुशी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए आप देखें मोबाइल रखा होता है, हम बड़े भी नहीं कागज चेक ज़रूर करते हैं मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आएगा, बिकॉज वो डोपामिन डिमांड करता है। तो बच्चे में भी ये चीज़ हैबिट डेवलप हो जाती है, बच्चे को डोपामिन इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और डोपामिन का बहुत अहम रोल है हमारे मूड और मिजाज को सेट करने में, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो वो इफेक्ट होते हैं। इस वजह से बार बार मोबाइल यूज़ करते हैं। टाइम लिमिट शुरू से रख दे तो ये टाइम लिमिट रखनी है, बच्चों को चीज़ें अर्न करना सिखानी है और उन मतलब जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो ऐसे ही पूरी नहीं कर देनी, उसके लिए आपने कोई अपना कोई टारगेट सेट करना। जब बच्चा वो अचीव कर ले तो उसके बाद फिर उनको चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है, प्लस उनको स्टार्ट से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालनी स्टार्ट कर देनी है। थैंक यू सो मच सोफिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलिया के लिए फेसबुक ने एक नया रूल बनाया है। बेसिकली वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बनाया गया है, क्योंकि आजकल के अगर हम एरा में देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से फेसबुक से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बनाए जाएँ जिससे बच्चों का जो फेसबुक यूज़ करना है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, वो महदूद किया जा सके। सो अब ये रूल्स आए हैं कि अंडर 16 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं वो अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन से पहले उनको उनके पेरेंट्स की इजाज़त दरकार होगी। अब यहाँ पर ये फेसबुक का दोहरा मयार देखने में आ रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया तक एक्सेस, ज़्यादा फेसबुक का इस्तेमाल, ज़्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल, ये दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सभी बच्चों का वहाँ पर ये मसला है। सो फेसबुक को इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बाकी तमाम ममालिक के लिए भी नाफिज करने चाहिए। सो ये दोहरा मयार यहाँ पर क्यों देखने में आ रहा है? इस वक्त सोशल मीडिया एक्सपर्ट जवेरिया सिद्दीक हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। जवेरिया, थैंक यू सो मच। जवेरिया, बताइएगा कि क्यों फेसबुक की जानिब से यकसा कवानीन नहीं बनाए जाते? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हैं तो ये मसला पाकिस्तान के भी बच्चों का हो सकता है भी, इंडिया के बच्चों का भी और दीगर ममालिक के बच्चों का भी ये मसला है। सो सिमिलर रूल्स और रेगुलेशंस क्यों नहीं है? नहीं है, ये हमारे कवानीन का मसला है और हमें जो है ये चीज बावर करवानी पड़ेगी अपनी कानून साजी करके, फेसबुक के साथ मुआहिदा करके कि ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए जो है वो एक उम्र की हद मुकर्रर की जाए। जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, इसके लिए उनको जो है वो परमिशन जो है वो दरकार होनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, ये चीज बहुत जरूरी है। अब चूंकि हमारे इनके साथ मुआहिदे नहीं हैं तो इस वजह से जो है हम लोग इश्यूज फेस करते हैं और हमें जो है इस हवाले से इनके साथ बात करनी होगी
इनके रीजनल ऑफिसर्स का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, हमारे इनके साथ मुआहदों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे मुआहदे होंगे तो हम लोग इनके साथ जो है वो बात कर सकेंगे। यकीनन ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ मुआहदा किया हुआ होगा, इनको जो आपको पता है इनका रेवेन्यू जनरेट होता होगा, इसमें भी उनका हिस्सा होता होगा डेफिनेटली, और उसके तहत इन्होंने ये बात करते हुए बच्चों के लिए ये कवानीन का इतलाक किया है। क्योंकि फेसबुक पे तो कोई भी अकाउंट बना सकता है, वो सिर्फ एक डिस्क्लेमर देते हैं कि आपकी उम्र के 18 साल है, तो वो तो कोई भी टिक कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है कि ये कानून वहां पर आया है। हमारे मुल्क में जब ही आ सकता है कि जब हम फेसबुक इंतजामिया के साथ बात करें। अच्छा हरमीत जी जी, अच्छा जवेरिया, वैसे रूम साहब और रोमा, मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ कि मैं फेसबुक छोड़ रहा हूँ। और नहीं है, बहुत से लोग जो हैं वो इन सर्विसेज को यूज ही नहीं कर रहे, वहाँ पर बैन है। कितने ममालिक में जो है आपको पता है व्हाट्सएप बैन है, कितने ममालिक में इंस्टाग्राम बैन है, कितने ममालिक में फेसबुक, अब सबके साथ मुआहदे नहीं है। बहुत कम ममालिक हैं जिनके इनके साथ मुआहदे हुए हैं, जिसमें आप उसको तजारती मुआहदा भी कह सकते हैं, रेवेन्यू का मुआहदा भी कह सकते हैं, मोनेटाइजेशन का मुआहदा भी कह सकते हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन का मुआहदा भी कह सकते हैं जो जिसकी हम आज बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कर लिए जाए तो ये फायदामंद साबित होंगे, मुल्क के लिए भी, कवानीन के लिए भी, बच्चों के लिए भी। ठीक है जी हरमीत। अच्छा जवेरिया, अगर हम देखें जो बच्चों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज मवाद जो है, इस किस्म का मवाद भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए अगर आप जिस तरह आप जिक्र करें कि मुख्तलिफ ममालिक ने उनके साथ मुआहदे किए, लेकिन हमारी तरफ से बड़ी कोशिश भी की गई, लेकिन मनवाना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पर अभी बहुत बड़ी एप्लीकेशन के जो दफातर है वो भी हम नहीं ला सके अनफॉर्चुनेटली। तो क्या कोई हमारे एक्सपर्टीज जो है वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे ये मवाद की रोकथाम जो है कम से कम ये बेहतर हो सके, मवाद जो है ये रुक जाए किसी न किसी तरीके से? ऐप के ऊपर ये सिस्टम मौजूद होता है कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको हेट में, वायलेंस में, या रेस के अगेंस्ट या रिलीजन के अगेंस्ट जो है इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है पीटीए को कह सकते हैं, पीटीए इसको कर सकता है, एफआईए इसको कर सकता है। लेकिन अगर हमारे उनके साथ दस्तावेजात के ऊपर साइन होंगे और उनके रीजनल ऑफिस यहाँ पर होंगे तो इस चीज को हम बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जिसमें खास तौर पर जो हमें जो तकलीफ दे जो हमारे लिए चीज होती है वो ये होती है कि वो गुस्ताखाना जो है वो मवाद होता है, क्योंकि वो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में लेते हैं। लेकिन ये किस किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसके अंदर जो है आप किसी की दिल आजारी करें? तो ये जितनी एप्स हैं इसके साइड पे अगर आप 3 डॉट्स को क्लिक करें तो वहां पर रिपोर्ट करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। हम मैस रिपोर्टिंग करके, यानी कि बहुत ज्यादा लोग एक साथ रिपोर्ट करके जो है उस मवाद को रिमूव और ब्लॉक करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जवेरिया, आपने शोक निकाला। लेकिन अभी हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ। बिल्कुल। और वो एक शायर सराइकी के शायर और सैकड़ों गीत के सराइकी के शायर जो हैं, बिल्कुल, शाकिर शुजाबादी। शाकिर शुजाबादी, उनकी बीमारी की हालत में बहुत मशहूर शायर वो वहाँ के, उनकी बीमारी की हालत में बहुत ज़्यादा अपीलें आती थी कि उनका कुछ ख्याल किया जाए, और अब फाइनली उनका ख्याल किया जाने लगा है हुकूमती सतह के ऊपर भी। और उसके साथ साथ हमारे जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने आगे बढ़ के एक बहुत मुखय्यर होने का सबूत दिया। उनके घर गए, उनके हॉस्पिटल गए और उन्होंने उनके लिए 5 लाख रुपए फौरी तौर पे अतिया किए। उनकी ख़ानदान के लिए 50,000 रुपये महीना देने का उनको वादा किया, और उसके साथ उनकी बीमारी के तमाम अखराजात भी उठाने के एहतमाम किया है। मतलब ये बहुत ही खुशहाल। मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है रऊफ साहब, तकरीबन 24 लाख रुपए का ऐलान उनकी जानब से भी किया गया है। जो सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो साहब ने जब ये वीडियो देखी तो मैं समझता हूँ कि ये असासा है हमारी कौम का, हमारे मुल्क का। इनकी जितना भी ख्याल इनका रखा जाए, चाहे इलाज मुआवजे के हवाले से, चाहे इनके घर की कफालत हो, तो ये जिम्मा जो है हुकूमत का काम है। बल्कि जितने भी मुखिर हजरात हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको भी दरख्वास्त करेंगे कि आप इस कीमती असासा है, इसकी जो शख्सियत, इनकी जो शायरी है वो बहुत ही अजीम है हमारे लिए। बिल्कुल, और ये तमाम हीरोज हैं हमारे और हमारा असासा है। बहरहाल व्यूअर्स, इसी के साथ ही आज का शाम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।